हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 8 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 8 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट वो अवश्य दें। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 9। देखिए, इसमें कुल 150 प्रश्न है और भाग 6 के माध्यम से अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ेंगे और यही पैटर्न है वो रहेगा परीक्षा का। इसलिए दोस्तों, टेस्ट आपको देना है और आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, कुल भाग इसमें 6 है, तो कौन से भाग में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं वो भी आपको दोस्तों इसमें पता होना चाहिए और बिल्कुल शांति से दोस्तों आपको ये टेस्ट है वो देना है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है और कोई भी प्रश्न आपका गलत होता है तो दोस्तों एक पेन और कॉपी साथ लेके बैठिए, उसको शॉर्ट में आपको लिखना है और ज्यादा सुनना। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी की है। इसमें महाराणा कुंभा के लेखन पर दोस्तों इसमें बात कही गई है। इसमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज, इन ग्रंथों का दोस्तों इसमें उल्लेख है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कलावंत जाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये कलावंत जाति है वो कौन है और इसके संबंध में कौन कौन से कथन सही है वो अपने को बताना है। देखिए, इन्हें दमामी और जावड़ भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये जोगीनाथ संप्रदाय को मानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये अपना संबंध तानसेन से बताते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों कथन है वो कलावंत जाति के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। कहां पर मिलता है मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख? तो दोस्तों ये ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये मत्स्य जनपद है, ये जयपुर, अलवर, करौली, भरतपुर जिलों में हुआ करता था और इनकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित लोकगीतों में कौन से लोकगीत को किसानों का प्रेरक गीत के रूप में जाना जाता है? राजस्थान के निम्नलिखित लोकगीतों में कौन से लोकगीत को किसानों का प्रेरक गीत के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तेजा गीत। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। और खेती प्रारंभ करते समय दोस्तों लोक देवता तेजा जी का भक्ति गीत है वो गाया जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा की मानक लिपि कौन सी है? मानक लिपि तो सभी को पता होगा दोस्तों, कौन सी है? देवनागरी। तो यहाँ पर इसमें नागरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? बताइए, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा वो है खालसा की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा खालसा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा कहां पर है दोस्तों? तो ये पिछोला झील में है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा लाखा के काल में एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में दोस्तों ये नटनी का चबूतरे का निर्माण करवाया था। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य कौन सा था?
सही उत्तर हो जाएगा वो है भरतपुर था दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर था। ठीक है, जिसने 29 सितंबर 1803 ईस्वी में भरतपुर के महाराजा थे रणजीत सिंह, उनके साथ में दोस्तों सहायक संधि की गई थी लॉर्ड वेवेजली के द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम हुआ है। तो इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सतलज व्यास नदी पर हरिके बैराज बांध से दोस्तों इसका उद्गम हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? वन संरक्षण की योजना है वो लागू की दोस्तों ये कोटा ने की है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा ने ये की है। नहीं 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 नहीं, कोटा ने नहीं दोस्तों, कोटा इसमें गलत है। यहाँ पे जोधपुर आएगा दोस्तों। ठीक है, किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? तो दोस्तों ये जोधपुर ने की थी। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि देखिए 1910 में दोस्तों ये योजना है वो बनाई गई थी, सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना, और ये जोधपुर देशी रियासत ने बनाई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? तो ये जैसलमेर के निवासी थे। और आप सभी को पता होगा कि इनकी 3 पुस्तकें थी जो चर्चा में रही थी, एक आजादी के दीवाने, एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और एक जैसलमेर में गुंडा राज। ये 3 पुस्तकें थी। बी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजस्थान के संप्रदाय, दूसरी तरफ संस्थापक या प्रवर्तक दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलखिया संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों स्वामी लालगिरी, बिल्कुल सही बात है। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे महामती प्राणनाथ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों यहाँ पे राधा स्वामी जी दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। निष्कलंक जो संप्रदाय है, ठीक है, इनका संबंध दोस्तों यहाँ पे राधा स्वामी से न होकर दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से था, यानी कि राधा स्वामी जी है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। और निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना है वो दोस्तों संत हरिदास जी के द्वारा की गई थी। तो और यहाँ पर देखिए डी नंबर वाला निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो दोस्तों ये 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक चला था, 44 वर्षों तक ये चला था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था, सी नंबर का ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य में मरस्या का क्या अर्थ है? मरस्या किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये मरसिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द से हुई है, मरसिया। ठीक है, और इसका अर्थ होता है शोक प्रकट करना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शोक काव्य, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, नीमूचना किसान आंदोलन 1923 से 1925 राजस्थान के किस जिले में हुआ? बताइए, नीमूचना किसान आंदोलन राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर में हुआ था दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर में। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कमी आई है दोस्तों राजसमंद एवं चूरू में, राजसमंद एवं चूरू में आई है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 2001 में जो लिंगानुपात था राजसमंद का वो था दोस्तों 988, ठीक है, और 2011 के अंदर ये घटकर कितना हो गया? तो दोस्तों 982 हो गया, ठीक है, यानी कि 6 अंकों का 6 अंक है वो कम हुए। और चूरू के अंदर दोस्तों 938 था, कितना था? 938, और ये 2001 में था, और 2011 में है वो घटकर कितना रह गया? तो दोस्तों ये करीबन 932 के आसपास रह गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्ष 2011 में राजस्थान का सर्वोच्च महिला साक्षरता
किस जिले में अंकित की गई है? सर्वोच्च महिला साक्षरता, तो दोस्तों ये कोटा में, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद कौन सी शैली का चित्रकार था? तो दोस्तों ये किशनगढ़ शैली का चित्रकार था, बी नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए सांगानेरी का है, बांधनी का है, बाड़मेरी का है, लेकिन कांदा का नहीं है। कांदा का जो संबंध है वो दोस्तों बंगाल से है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। 20 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बादशाह का मेला लगता है। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों ये ब्यावर में लगता है, ये तो सभी को पता होगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्यावर। 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। दोस्तों ये बड़ी तीज मनाई जाती है, तो ये बड़ी तीज है, ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों, ये बड़ी तीज। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत है, ये दोस्तों कैला देवी की आराधना में ये लांगुरिया लोकगीत है वो गाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति गीत है ये, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहांशाही ये सब क्या है? तो ये क्या है? तो राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं दोस्तों, ये प्रकार है, ये राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना, तो दोस्तों ये मीणा जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा है ये प्राक हड़प्पा कालीन प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति का है दोस्तों ये, ठीक है, ये अवशेष है। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में कालीबंगा सभ्यता की खोज से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? ओलंदी किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को बोलते हैं ओलंदी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहां पर है ये कुड़की? तो दोस्तों ये पाली में है। कहां पर है? पाली में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पाली में। नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1979 में 1979 में की गई थी। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? तो ये जेल भेजा गया था दोस्तों, इनको बनारस षड्यंत्र केस के तहत भेजा गया था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। तो दोस्तों ये उत्पत्ति काल है, ये माना जाता है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कृषि उत्पाद है और सूची सेकंड में प्रमुख क्षेत्र है। बताइए मेथी का उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक कहाँ होता है? तो नागौर की मेथी, तो दोस्तों मेथी है वो नागौर, ठीक है। इसबगोल दोस्तों जालोर का है, और चुकंदर, चुकंदर दोस्तों गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, और तंबाकू दोस्तों अलवर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है? देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली है वो ज्यादातर बोली जाती है? तो इसमें मेवाड़ी बोली बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र का भाग है ये, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 33 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा पावरलूम मेगा क्लस्टर शहर का दर्जा राजस्थान के किस जिले को दिया गया? केंद्र सरकार द्वारा पावरलूम मेगा क्लस्टर शहर का दर्जा राजस्थान के किस जिले को दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों भीलवाड़ा को। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा को दिया गया। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना क्या है? तो दोस्तों पीपल पन्ना ये स्त्रियों के कान का आभूषण है, पीपल पन्ना। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। बताइए सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है तो कौन सा ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए वीर सतसई, राम रंजाट और छंदोमुख
ये तीनों ग्रंथ है वो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है, ललित ललाम नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ललित ललाम की जो रचना है वो कवि मतीराम ने की थी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के किस उपभाषा को राजस्थानी की मानक बोली माना जाता है? राजस्थानी भाषा के किस उपभाषा को राजस्थानी की मानक बोली माना जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो यहाँ पर इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है मारवाड़ी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी। नेक्स्ट आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ढोला मारूरा दुआ। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ढोला मारूरा दुआ। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ हस्तशिल्प उद्योग है, दूसरी तरफ केंद्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कठपुतलिया है वो उद्योग है, कठपुतली हस्तशिल्प उद्योग, इसका केंद्र है दोस्तों उदयपुर, बिल्कुल सही है। संगमरमर उद्योग का है दोस्तों मकराना, बिल्कुल सही है। कागज उद्योग का है दोस्तों अजमेर, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। गोटा उद्योग जोधपुर इसमें गलत दे रखा है दोस्तों, ये खंडेला जयपुर और अजमेर में ये गोटा उद्योग है वो मिलते हैं। यहाँ पर जोधपुर इसमें गलत दे रखा है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों वो थी प्रतिभा पाटिल, यानी कि पहले का पहला हो जाएगा। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह थे, तो ये दूसरे का दूसरा हो जाएगा। प्रथम राज्यपाल जिनका पद पर रहते निधन हो गया तो उनका नाम था दोस्तों दरबारा सिंह, तो ये 3 हो गया। सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल है वो दोस्तों कौन थे? तो वो थे निर्मल चंद जैन, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ये चारों के चारों दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1 2 3 4। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत रूप में पाया जाता है? महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये पाया जाता है दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन चल रहे हैं। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। रोजाना आपको मॉडल पेपर का टेस्ट देना है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों भाग 2, और भाग 2 के अंदर दोस्तों 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि 25 में से आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए, शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं तो दोस्तों ये जैसलमेर को कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर को। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल है? राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहां पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है, रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न है, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो वो है दोस्तों मांड गायकी से संबंधित है ये, ठीक है, मांड गायकी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? हाथ से कागज का निर्माण कार्य दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सांगानेर में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर, जयपुर में। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों खेजड़ी है, और खेजड़ी का दोस्तों वानस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की?
राजस्थान के किस जिले से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बांसवाड़ा। 48 नंबर का प्रश्न है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, तो कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 है, ये मुख्यमंत्री से संबंधित है, कर्तव्य से। डी नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? बताइए, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 है, वो कौन सी विधानसभा में की गई थी? तो ये 6ठी विधानसभा में की गई थी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 6ठी विधानसभा कब से कब तक चली थी? तो दोस्तों ये 1977 से 1980 तक चली थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, SCERT का पूरा नाम क्या है? SCERT का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों का अवकाश संबंधित विवरण होता है। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों का अवकाश संबंधित विवरण है वो किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों अवकाश पंजिका में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अवकाश पंजिका में। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न है, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? तो क्यों आवश्यक था? क्योंकि दोस्तों बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु दोस्तों ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना किस सत्र से शुरू की गई? राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना किस सत्र से शुरू की गई? तो ये शुरू की गई दोस्तों वर्ष 2019-20 से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 2019-20 से। 55 नंबर प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कर्नाटक राज्य ने कब लागू किया? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कर्नाटक राज्य ने कब लागू किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 20 अगस्त को किया था दोस्तों, 20 अगस्त 2020 को। और 26 अगस्त को दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जिसको SSA बोलते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा एवं शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम TE को समन्वित कर कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों समसा, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान फ्लैगशिप कार्यक्रम है वो फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जन आधार कार्ड की टैगलाइन क्या है? जन आधार कार्ड की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ये है दोस्तों इसकी टैगलाइन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजसंघ के संदर्भ में सही है? राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजसंघ के संदर्भ में सही कथन है तो वो कौन सा है? ये अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, राज्य संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में उचित मूल्य पर कृषि पीड़ितों एवं उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु की गई है। बिल्कुल सही बात है। राज्य संघ की स्थापना 17 मार्च 1976 को की गई, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य संघ का मुख्यालय उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। 3 तो सही है, चौथा देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, डी नंबर ऑप्शन सही।
59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 27 जून 2019 को किया गया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कहां पर? तो ये बीकानेर जिले में ये इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2025 में राजस्थान के किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज ब्लॉक पाया गया है? वर्ष 2025 में राजस्थान के किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज पाया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये पाया गया है भाटीखेड़ा बालोतरा। भाटीखेड़ा बालोतरा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस न्यायाधीश ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जुलाई 2025 में किस न्यायाधीश ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें न्यायमूर्ति कल्पति राजेंद्रन श्रीराम। इन्होंने दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजना हेतु वृक्षों की कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी है? बताइए, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजना हेतु वृक्षों की कटाई पर अस्थायी रोक लगाई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डोल का बांध वन और शाहबाद संरक्षण रिजर्व। ये डोल का बांध वन है, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। कहां पर है? ये जयपुर में है, ठीक है। और दोस्तों शाहबाद संरक्षण रिजर्व है, ये कहां पर है? ये 12 में है। तो इन दोनों के ऊपर वृक्षों की कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 में राजस्थान के किस जनजातीय समुदाय को 78 वर्षों में पहली बार बिजली की सुविधा प्राप्त हुई? वर्ष 2025 में राजस्थान के किस जनजातीय समुदाय में या किस जनजातीय समुदाय को 78 वर्षों में पहली बार बिजली की सुविधा प्राप्त हुई है? तो ये है सहरिया समुदाय को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 में राजस्थान के किस जिले में नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? बताइए, वर्ष 2025 में राजस्थान के किस जिले में नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया दोस्तों कहां पर? तो ये धौलपुर में किया दोस्तों। कहां पर? धौलपुर में। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। भाग 1 के अंदर अपन ने 40 प्रश्न पढ़े, भाग 2 के अंदर अपन ने 25 प्रश्न पढ़े और अब अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सूत्का गेंडोर की खोज किसने की थी? सूत्का गेंडोर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी ओरल स्टाइन ने की थी दोस्तों, बलूचिस्तान में। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1927 में की थी। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक के धम्म में सामाजिक सामंजस्य और सहिष्णुता पर बल दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। अशोक ने विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और सभी संप्रदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों सही है इसमें। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य है, आर एक की सही व्याख्या है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो इसमें परिवार की विशेषता दोस्तों भावात्मक आधार न के बराबर, ये परिवार की विशेषता नहीं है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? संथारा प्रथा तो दोस्तों ये जैन संप्रदाय से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है। अभिधम पिट में मूलतः उन्हीं विषयों की चर्चा मिलती है जिन विषय पर सुत्त पिटक में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है, तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम, आचार विचारों एवं विधि निषेधों का दोस्तों इसमें संग्रह है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो ये अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये चाणक्य की पुस्तक है और ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक है वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था दोस्तों वाणिज्य अधीक्षक, ये पणियाध्यक्ष कहलाता था दोस्तों, पणियाध्यक्ष। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 74 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर रहे हैं अपन। 8वां शिलालेख है वो किससे संबंधित है? दोस्तों 8वां शिलालेख बोध गया की यात्रा, बोध गया की संबोधि यात्रा से संबंधित है। और रुमनदेही स्तंभ लेख है, ये दोस्तों कर मुक्ति से संबंधित है। और कांधार लेख है दोस्तों, कांधार लेख ये अरमाइक भाषा में ये उत्कीर्ण है, तो ये अरमाइक भाषा आ जाएगा। और सारनाथ लेख है, ये अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में इसमें उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये इसमें सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? ए नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। 75 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ 2 पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम है। तो दोस्तों 2 हाथी तो थे मुगलों के और 2 हाथी थे महाराणा प्रताप के, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के हाथी का तो नाम था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद, और मुगलों के हाथी का नाम था गजमुक्ता और गजराज, ठीक है। और एक हाथी और था दोस्तों मर्दाना, और वो मानसिंह के हाथी का नाम था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं और सूची सेकंड में उनसे जुड़ाव या योगदान दे रखा है। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी दोस्तों कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। सरदार पटेल है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। और भगत सिंह ने दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 2 1 4। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया? निम्नलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मोहम्मद शाह। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। 78 नंबर का प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर प्रस्तावना की बात हो रही है, यानी कि दोस्तों 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो वो थी दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार दोस्तों 5 अनुच्छेदों में है और वो है अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 256 से 263। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में भारत में प्राकृतिक वनस्पति है और सूची सेकंड में प्रमुख वृक्ष या स्थान दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैग्रोव वन है वो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरवन डेल्टा में दोस्तों ये पाए जाते हैं मैग्रोव वन। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। इसका प्रमुख वृक्ष क्या है? तो इसका प्रमुख वृक्ष है दोस्तों रोजवुड। कौन सा है? रोजवुड है। और पर्वतीय वन इनमें से कौन सा है? तो पर्वतीय वन दोस्तों देवदार है। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है वो कौन सा है? तो वो है बबूल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 1 3 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों 82 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी का है तो दोस्तों ये हरियाणा में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों वो नाम दिया गया स्वराज। स्वराज नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा स्वराज। ठीक है। देखिए अंडमान द्वीप को तो स्वराज द्वीप कहा गया और निकोबार द्वीप को दोस्तों शहीद द्वीप है वो नाम दिया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? संघीय संरचना की मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो मुख्य विशेषता है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, सी नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल यानी कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो वो किस में हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है केवल लोकसभा में प्रस्तावित है वो हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वह 10 वर्षों तक दोस्तों अधिवक्ता रह चुका हो। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 10 वर्ष। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ अपने को बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 228 है ये दोस्तों कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण से संबंधित है अनुच्छेद 228। और अनुच्छेद 228 का ये वर्तमान में प्रभावी नहीं है, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। सी का देखिए इसमें अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 229 है उच्च न्यायालयों के अधिकारी व सेवक तथा व्यय से संबंधित है ये अनुच्छेद 229। और अनुच्छेद 230 है ये उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार है ये। तो यहाँ पर ये सारे के सारे दोस्तों सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये सरोजनी नायडू का कथन है।
सभी को बताओगा ये तो। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सैन्य और नागरिक प्रशासन को संगठित करना। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए जिला प्रशासन राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई है, बिल्कुल सही है। जिला प्रशासन की अवधारणा प्राचीन काल से प्रचलित है, ये भी बिल्कुल सही है। जिला प्रशासन स्तर पर राज्य प्रशासन के सभी विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जिन पर जिला कलेक्टर का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही बात है। पुलिस अधीक्षक किसानों से भूमि कर वसूल करता है जिसे भू राजस्व या लगान कहते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक की जगह दोस्तों क्या आएगा? पटवारी आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 हो गया। 92 देखिए, ग्रेट ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह की प्रमुख विशेषता है? तो ये कौन से ग्रह की प्रमुख विशेषता है? तो ये बृहस्पति ग्रह की प्रमुख विशेषता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसे महान लाल धब्बा भी कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य दोस्तों कितने युद्ध लड़े गए थे हमीर महाकाव्य के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 युद्ध लड़े गए थे हमीर महाकाव्य के अनुसार। और दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है उसमें दोस्तों 21 बार युद्धों का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो यहाँ पे हमीर महाकाव्य में 7 बार। सी नंबर का ऑप्शन सही। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया? निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया? तो यहाँ पर इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों वर्ष 2000 में दोस्तों पुनः संशोधन किया गया। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? बताइए, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है ये अधिकार? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये संसद को दिया गया है दोस्तों। किसको? संसद को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संसद को। 96 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में इसबगोल के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रमुख है? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहां पर होता है? जालोर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। औषधीय फसल है दोस्तों ये। 97 नंबर प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं? दोलन सिद्धांत किसको कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत। हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन महासागरों की सतह के गर्म जल एवं गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय संचरण को दर्शाता है? निम्न में से कौन महासागरों की सतह के गर्म जल एवं गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय संचरण को दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेयर बेल्ट संचरण। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कन्वेयर बेल्ट संचरण। 99 नंबर प्रश्न है, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है? ये जीरोफाइट वनस्पति दोस्तों पाई जाती है तो ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पाई जाती है। 100 नंबर का प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक व्यापार नियमों को स्थापित और लागू करना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कार्यशील कर्गों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कार्यशील कर्गों की दृष्टि से पूछा है तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कृष्णा मिल्स ब्यावर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उत्पादन की दृष्टि से
दोस्तों महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड है जो पाली में है, वो सबसे बड़ी है उत्पादन की दृष्टि से, और कार्यशील कर्मों की दृष्टि से कृष्णा मिल ब्यावर है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पाद विधि का दूसरा नाम क्या है? उत्पाद विधि का दूसरा नाम क्या है? तो वो है मूल्य वर्धित विधि, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमि कर प्रणालियों का सही कालक्रम क्या है? ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमि कर प्रणालियों का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों ये सही कालक्रम अपने को बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रैयतवाड़ी प्रणाली है ये 1812 में आई थी, 1812 में। स्थायी बंदोबस्त ये प्रणाली आई थी दोस्तों 1792 में। कब आई थी? 1792 में। और माहलवाली प्रणाली प्रथा है ये दोस्तों 1822 में आई थी। और नीलामी प्रणाली है ये दोस्तों 1790 में आई थी। तो यहाँ पर इसमें इनका कालक्रम जमाना है और कोट भाषा में उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसमें 1790 फिर 1792 यानी कि 4-2-1-3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर का ही ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण की नई दिशा निम्न में से है। वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण की नई दिशाएं निम्न में से है, तो वो कौन सी है? तो वो है देखिए, वित्तीय संस्थानों के लिए पूंजी पर्याप्तता आदर्श लागू किया गया, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अंश पूंजी तथा बोर्डों से पूंजी जुटाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए, बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों या विदेशी बैंकों की स्थापना की छूट दी गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, विश्वव्यापी संगठन के 10वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के परिणामों को जारी करने वाला दस्तावेज है। विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के परिणामों को जारी करने वाला दस्तावेज है, तो वो दस्तावेज कौन सा है? तो वो है ट्रांस पैसिफिक समझौता। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर देखिए WTO के बॉक्स प्रावधान व उत्पाद दे रखे हैं, और सूची सेकंड में सब्सिडी की सीमा है वो दे रखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए ग्रीन बॉक्स है ये दोस्तों, किससे संबंधित है ये ग्रीन बॉक्स? तो ये दोस्तों जो ग्रीन बॉक्स है, ठीक है, ये सब्सिडी की कोई उच्चतम सीमा नहीं, उससे संबंधित है ये। रेड बॉक्स है दोस्तों, सब्सिडी नहीं दी जाती, और ब्लू बॉक्स है ये सब्सिडी की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है, और अंबर बॉक्स है ये सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर इसमें 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3, 4, 1, 2। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में कौन से कृषि उत्पाद प्रमुखता से उगाए जाते हैं? कौन से कृषि उत्पाद प्रमुखता से उगाए जाते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें सिट्रस फल यानी कि खट्टे फल और जैतून। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए खाद्य सुरक्षा के 2 पहलू, एक खाद्यान्नों की उपलब्धि, दूसरा जनता की खाद्यान्नों तक पहुंच की अवधारणा किसकी है? तो दोस्तों ये अवधारणा किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है N.A. मजूमदार की अवधारणा है ये। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? कौन से विकास कार्यक्रम है वो इसमें शामिल किए गए हैं? तो देखिए यहाँ पे विकास कार्य कौन से शामिल किए गए हैं, कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण ये शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में
महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, ये भी इसमें शामिल है। तीसरा देखिए इसमें गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआं स्कीम, ये भी इसमें शामिल है। जवाहर रोजगार योजना, ये इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, 2, 3 इसमें सही है। 112 नंबर प्रश्न है, जहां उत्पादन वहां विपणन की अवधारणा के तहत राज्य में कौन सी मंडियां स्थापित की जा रही है? जहां उत्पादन वहां विपणन की अवधारणा के तहत राज्य में कौन सी मंडियां स्थापित की जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें विशिष्ट कृषि उपज मंडियां। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये कौन सा कब लड़ा गया था? तो ये 1192 में लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 में। बी नंबर ऑप्शन सही। 114 नंबर का प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसका अंतर होता है? सकल घरेलू उत्पाद व सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसका अंतर होता है? तो किसका अंतर होता है बताइए? तो ये होता है दोस्तों विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का अंतर होता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 115 नंबर प्रश्न है, वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है दोस्तों यूएनडीपी द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता कौन हो सकता है? उपभोक्ता कौन हो सकता है? तो दोस्तों माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, तो कौन हो सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, तो कौन हो सकता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, किसी देश में चलने वाली मुद्रा के भौतिक रूप को क्या कहते हैं? किसी देश में चलने वाली मुद्रा के भौतिक रूप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? उसको बोलते हैं दोस्तों वास्तविक मुद्रा बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वास्तविक मुद्रा। 119 नंबर प्रश्न है, आधुनिक बैंकिंग का केंद्रीय कार्य क्या है? आधुनिक बैंकिंग का केंद्रीय कार्य क्या है? तो केंद्रीय कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। असत्य कथन देखिए आपको पता लग गया होगा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। निर्माण नहीं होता दोस्तों, क्षरण होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये कथन इसमें असत्य है। 121 नंबर प्रश्न है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था तैयार करती है? मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था तैयार करती है? तो दोस्तों नीति आयोग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नीति आयोग। 122 नंबर प्रश्न है, बटन के आकार की मुद्रा कहाँ से मिली है? बटन के आकार की मुद्रा कहाँ से मिली है? तो दोस्तों ये मिली है कहाँ से? तो ये लोथल से मिली है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोथल से। 123 नंबर प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति होती है, बिल्कुल सही है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये उत्तरदायी होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार ये गलत है, तो यहाँ पर इसमें 1, 2, 3 इसमें क्या है? सही है, 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ अनुच्छेद दे रखा है, दूसरी तरफ है, उन अनुच्छेदों में क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसमें देखिए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में दोस्तों भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित बात कही गई है, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कही गई है। तो ये सारे के सारे दोस्तों सही सुमेलित है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कौन से ऑप्शन में है? ए नंबर के ऑप्शन में है। नेक्स्ट आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 214 में क्या है? अनुच्छेद 214 में क्या है? तो दोस्तों इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है अनुच्छेद 214 में, और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन की बात कही गई है, और अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें की बात कही गई है।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 126 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो ये दोस्तों बीएस ब्लूम द्वारा किया गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सभी विद्यार्थियों में से क्षेत्र विशेष के समस्याग्रस्त छात्रों को किस परीक्षण द्वारा छांटा जाता है? तो दोस्तों बताइए किस परीक्षण द्वारा छांटा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निदानात्मक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निदानात्मक। 128 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न शब्द किसके हैं? तो दोस्तों ये शब्द किसके हैं वो अपने को बताना है। देखिए अनुदेशात्मक तकनीकी मानव एवं अमानव संसाधनों का अनुदेशन में इस प्रकार प्रयोग है, मानव अधिगम एवं संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु किए गए शोध के आधार पर शिक्षण एवं अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई शिक्षण अधिगम की संपूर्ण वह प्रक्रिया जिसमें क्रमबद्ध नियोजन प्रक्रिया एवं मूल्यांकन निहित होता है। तो दोस्तों ये बताइए ये परिभाषा है वो किसने दी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दी है दोस्तों एस.एम. मैकम्यूरिन ने ये परिभाषा दी है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही से या सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न दोस्तों विभेदकारी नहीं है। तो विभेदकारी नहीं है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर प्रश्न है, शेषवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? शेषवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खेल द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खेल द्वारा। 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या अनुकूल करना चाहिए जब वे दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ जुड़ते हैं? एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या अनुकूलन करना चाहिए जब वे दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ जुड़ते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों उचित विराम और दोहराव के साथ स्पष्ट और जोर से बोले, विभिन्न प्रकार के आकर्षक कार्य पत्रकों का प्रयोग, कल्पना करने के अवसर पैदा करने के लिए मौखिक सुराग दें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उपागम कौन सा है? तो कौन सा है उपागम? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एकीकृत उपागम है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एकीकृत उपागम। 133 नंबर का प्रश्न है, रूसो के शिष्य पेस्टालोजी ने अनुदेशन को कैसा बनाने पर बल दिया? रूसो के शिष्य पेस्टालोजी ने अनुदेशन को कैसा बनाने पर बल दिया? राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोवैज्ञानिक। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। 134 नंबर का प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि हेतु असत्य कथन है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि हेतु असत्य कथन है, तो वो कौन सा है? तो वो कथन है दोस्तों यह शिक्षक केंद्रित विधि है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। 135 नंबर का प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक चिंतन को मानते हैं। मनोवैज्ञानिक चिंतन को मानते हैं तो दोस्तों वो है आंतरिक संभाषण मानते हैं, आंतरिक संभाषण मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आंतरिक संभाषण मानते हैं, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक चिंतन को आंतरिक मतभेद और आंतरिक संभाषण दोनों ही माना है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही, ए और बी दोनों सही है। अब देखिए भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 136 नंबर का प्रश्न है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां से प्राप्त होती है उनका विकास में होता है, तो उनका विकास किस में होता है? तो दोस्तों देखिए बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वातावरण से प्राप्त होती है उनका विकास वंशानुक्रम में होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केस अध्ययन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केस अध्ययन। 138 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता हैं। तो दोस्तों कौन है इस पुस्तक के रचयिता? तो एच गार्डनर इस पुस्तक के रचयिता है, डी नंबर ऑप्शन सही। 139 नंबर का प्रश्न है,
शेपिंग की संकल्पना संबंध है, शेपिंग की संकल्पना संबंध है तो दोस्तों ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, तो ये संबंधित होती है दोस्तों अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन कहलाता है? कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन कहलाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 142 नंबर का प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है? निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लेव वाइगोत्स्की ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की ने। 144 नंबर प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है साहसी एवं समस्या सुधार साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार का लक्षण है वो पाया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संवेगों का अनियमितीकरण। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है? कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है? तो वो है जर्मेनियम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जर्मेनियम। 147 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी में किस रूप में डाटा होता है? किस रूप में डाटा होता है? तो दोस्तों बिट्स में डाटा होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिट्स में डाटा होता है। 148 नंबर प्रश्न है, ऐसे तारों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों बस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बस। 149 नंबर प्रश्न है, किन आयामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख तथा बजट बनाने के लिए किया जाता है? किन आयामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख है तथा बजट बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स्प्रेडशीट। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्प्रेडशीट। 150 नंबर प्रश्न है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।